हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स और उनके कुछ ग्राफ्स पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ लेके जाऊंगा। तो हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशंस थे, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन और दूसरे थे अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन मैंने आपको एग्जांपल्स बहुत सारे लिखाए थे और उसका एक ग्राफ भी आप लोगों को मैंने पहले प्लॉट करवाया था। मैं आपको दोबारा प्लॉट करवाए दे रहा हूं। उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे बेंजीन प्लस टॉल्बीन, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इन सब का ग्राफ। इस पॉइंट पर क्या होगा, एक्स ए की वैल्यू 0 होगी, एक्स बी की वैल्यू 1 होगी। इस पॉइंट पर क्या होगा, एक्स ए की वैल्यू 1 होगी, एक्स बी की वैल्यू 0। और हम ध्यान से अगर देखें तो ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से यहां जाके मिल जाएगी। इस पर शुद्ध विलायक प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, XA1 है, मतलब विलेय है ही नहीं। तो यहाँ ये वाला जो पॉइंट शो करेगा, ये शो करेगा P0। इस लाइन पर XB1 है, मतलब शुद्ध विलेय है, विलायक है ही नहीं। तो उस केस में आपको एक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी बेटे, ध्यान दीजिएगा। कौन है ये बच्चा? ये अगर आपने माइक्रोफोन बंद नहीं किया तो मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा बेटे। ये इस तरीके से थोड़ी सीधी खींचना बेटा। कंप्यूटर पे ये अब लाइन सीधी नहीं हो पा रही है, ये बिल्कुल बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है ना। ये यहाँ पे जाके टच करें और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। और ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट P0B होगा। और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो लाइन P होगी, दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB। PA प्लस, और मैंने इसके लिए एक एग्जैक्ट पॉइंट पर भी बताया था कि अगर आप किसी कंसंट्रेशन पर लेना चाहते हैं तो किसी भी कंसंट्रेशन पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए जो परपेंडिकुलर आ रही हो। इस पॉइंट को P कहेंगे, इस पॉइंट को PA कहेंगे और इस पॉइंट को PB कहेंगे। आप जानते हैं PA का वैल्यू होता है XA इंटू P0A और आप जानते हैं PB का वैल्यू होता है XB इंटू P0। लाइन स्ट्रेट खींचना ध्यान रखना। अनादर्श विलयन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमारे पास दो डिवीजन है। एक तो पॉजिटिव डेविएशन पर, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इसका मतलब
ए और बी फोर्सेस वीक हो जाए, किसके कंपैरिजन? ए और ए फोर्सेस के कंपैरिजन। जैसे पहला एग्जांपल अगर मैं दूं तो मैं कह सकता हूं वाटर प्लस इथाइल एल्कोहल। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथाइल एल्कोहल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जब वाटर और इथाइल एल्कोहल के बीच में बनाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पुअर होती चली जाती है। लिख दीजिए वाटर और वाटर, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग। इसी तरीके से इथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग, ताकतवर एच बंधन, इनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग है। लेकिन जब वाटर को इथाइल एल्कोहल में मिला दिया जाता है तो जो एच बॉन्डिंग है बिकम वीकर, वीकर मतलब कमजोर हो जाती है। तो ए और बी के बीच लगने वाले फोर्स क्या हैं? कमजोर हो गए। किससे? ए और बी और बी के बीच लगने वाले फोर्सेस के कंपैरिजन में। तो क्या ये राउल्ट लॉ का पालन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि राउल्ट लॉ के लिए ए और ए, बी और बी के बीच लगने वाले फोर्सेस ए और बी के बीच लगने वाले फोर्सेस के बराबर होने चाहिए। तो क्या वेपर प्रेशर जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके ग्राफ में कोई चेंज आएगा? हाँ, चेंज आएगा। ध्यान दीजिएगा, हम एक ग्राफ बना रहे हैं। फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन another civilian having positive deviation, धनात्मक विचलन। अगर कल पिछली क्लास के जो पॉइंट्स थे वो अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से ग्राफ बना पाएंगे। ये पॉइंट है, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 0 है और एक्स बी की वैल्यू 1 है। यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 1 है और एक्स बी की वैल्यू 0। मतलब ये वाला जो टर्मिनल है, ये पॉइंट प्योर सॉल्वेंट को डिनोट कर, शुद्ध विलायक, और ये वाला पॉइंट शुद्ध विलेय। ग्राफ कैसा आ रहा था आपको? अगर राउल्ट के नियम का पालन किया जाए, अगर राउल्ट लॉ फॉलो किया जाए तो ग्राफ ऐसा आ रहा था। ये आ रहा था पी नॉट ए और ये आ रहा था आपका पी नॉट बी और ये आ रहा था आपका P दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी। लेकिन यहां पे तो नए बने बंद दुर्बल हैं, जो न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप हुई वो वीक हैं। वाटर वाटर और इथाइल एल्कोहल के बीच में लगने वाले फोर्सेस स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग थे। लेकिन जब वाटर में इथाइल एल्कोहल मिला दिया तो पहले वाटर की एच बॉन्डिंग टूटी और जो वाटर और इथाइल एल्कोहल के बीच में एच बॉन्डिंग बनी
वो उतनी ताकतवर नहीं बन पाई। तो अगर उतनी ताकतवर एच बॉन्डिंग नहीं बन पाई तो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले बल दुर्बल हो गए, फोर्सेस वीकर हो गए। फोर्सेस वीकर हो गए तो थोड़ा भी टेम्परेचर दोगे तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, थोड़ा भी टेम्परेचर दोगे तो वो आसानी से उबल जाए। इसीलिए इनको न्यून क्वाथी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता था। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है जी, इसका मतलब बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। विलयन का क्वथनांक घट गया है शुद्ध विलेय और शुद्ध विलायक के कंपैरिजन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड प्योर सोल्यूट। बिल्कुल सही है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो क्या वेपर प्रेशर पर प्रभाव पड़ेगा? हाँ, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो जो आपको मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? वेपर प्रेशर उससे थोड़ा सा ज्यादा, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। अब जो आपको P मिला वो ये रेड वाली लाइन मिली, P इज इक्वल टू PA प्लस, जो ये लाइन है ये PA नहीं मिली, PA भी रेड वाली लाइन ऊपर वाली मिली, और PB भी रेड वाली लाइन ऊपर वाली मिली, ब्लैक वाली नहीं। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर is greater than that was predicted from राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट का नियम बता रहा था उसके कंपैरिजन में हमको वेपर प्रेशर क्या मिला? ज्यादा मिला, कम नहीं। क्यों ज्यादा मिला? क्योंकि ए और बी के बीच लगने वाले फोर्सेस दुर्बल हो गए, वीकर। अच्छा, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाली बात कर रहा है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing negative deviation। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इसके एग्जाम्पल, वाटर में आप कोई भी एसिड मिला, एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे, कोई एक ले लेता हूं, वाटर प्लस H2SO4। अब अगर वाटर प्लस H2SO4 की बात कर रहा हूं तो ध्यान दो, वाटर और वाटर के बीच लगने वाले फोर्सेस स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग है। H2SO4 और H2SO4 के बीच लगने वाले फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग है। लेकिन जब हमने वाटर में H2SO4 मिलाया तो स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग इंक्रीजेस। क्यों? बहुत ज्यादा मात्रा में H बॉन्डिंग कर गई। H2SO4 के पास H बॉन्डिंग करने की बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है, तो एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग हो गई। अगर एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग हो गई तो मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो वॉल्यूम डिक्रीज कर गई, वॉल्यूम डिक्रीज कर गई तो डेल्टा H इंक्रीज कर गई। इसका मतलब
एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, डेल्टा एच निगेटिव में आ जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो डेल्टा एच किस में आ जाएगी, निगेटिव। डेल्टा एच निगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, डेल्टा एच निगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, उल्टा मत समझ लेना, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। डेल्टा वी मिक्सिंग निगेटिव हो गई, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर गई, इंथैल्पी निगेटिव हो गई, मतलब एनर्जी बढ़ गई, बढ़ी हुई एनर्जी रिलीज होगी, तो सॉल्यूशन गर्म हो जाए। आपको दिखाई दे रहा है एनर्जी इज रिलीज्ड, मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए। मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए तो क्या उनको तोड़ना आसान होगा? नहीं, उनको तोड़ना आसान नहीं, मुश्किल होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का क्वथनांक बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाएगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं। तो जरा राउल्ट के नियम वाला ग्राफ बना लेंगे। ये तो राउल्ट के नियम वाला ग्राफ, और इसमें कुछ इस तरीके से ग्राफ बन रहा था। ये x से बराबर 0, एक्स बी बराबर 1, यहाँ x से बराबर 1, एक्स बी बराबर 0। तो ये वाला पॉइंट आ रहा था पी नॉट ए, आ रहा था, क्या आएगा वो बाद में पता चले। और ये वाला पॉइंट जो आ रहा था वो आ रहा था पी नॉट बी, और इन दोनों को मिलाने पर जो आ रहा था वो पी आ रहा था। क्या ऐसा आएगा? नहीं, क्योंकि वेपर प्रेशर घट गया, मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, उसको बॉईल करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जो आपको ग्राफ मिलेगा बेटे, वो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए था उससे क्या दिखाई देगा? कम दिखाई देगा। जितना होना चाहिए था उससे क्या दिखाई देगा? ये नीचे तक लेके आइएगा। वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए था उससे क्या दिखाई देगा? कम दिखाई देगा। तो अभी ये ब्लू वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? कैपिटल P, दैट इज इक्वल टू PA प्लस P। और ये ब्लू वाली लाइन PA रिप्रेजेंट करेगी, और ये ब्लू वाली लाइन PB रिप्रेजेंट करेगी। होनी चाहिए थी रेड वाली, ज्यादा होनी चाहिए थी, कम रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? विलयन बनने के बाद वाष्प दाब घट गया। जब सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर लगातार क्या होगा? डिक्रीज होगा लगातार। वो आपको ग्राफ में दिखाई भी दे। एक और एग्जांपल, इसमें तो कई सारे एग्जांपल है, आप लोग लोग H2O प्लस H2SO4, H2O प्लस HNO3, H2O प्लस फॉर्मिक एसिड, जो भी है लिख लो। और यही कारण है कि जब पानी में एसिड धीमे धीमे मिलाते हैं, पहली बात तो धीमे धीमे मिलाते, क्यों? एकदम से मिलाओगे बहुत एनर्जी निकलेगी और आपका बीकर फट जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। एकदम से नहीं मिला सकते। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने एकदम से मिला दिया तो इंटरमिक्सिंग अच्छी ना हो, और इंटरमिक्सिंग अच्छी ना होने की वजह से पूरा का पूरा लिक्विड बाहर ऊपर आपके ऊपर आ जाए, वो खतरनाक हो सकता। बहुत धीमे धीमे ग्लास रॉड की सहायता से मिला, धीमे धीमे कर, सॉल्यूशन गर्म होता है, मिलाने के बाद बीकर गर्म हो जाता है, रुक जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मिला। क्यों? बीकर ज्यादा गर्म हो गया तो बीकर के फटने के चांसेस हैं। तो ये शो कर रहा है
कि ये नॉन आइडियल सोल्यूशन और जो निगेटिव डेविएशन। इसी तरीके से और एक प्यारा एग्जांपल है जो एग्जाम में आ चुका है, इसलिए एक आध दो और आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे तो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आपको याद करने चाहिए एग्जाम्पल्स, जैसे एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये है एसीटोन। क्लोरोफॉर्म है CHCl3। समझिए, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। एसीटोन और एसीटोन के मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। समझिए, दूसरा मॉलिक्यूल एसीटोन का डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो डाइपोल बन रहा है या नहीं बन रहा, द्विध्रुव बन रहा है या नहीं बन रहा। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगे। आप अच्छे से जानते हैं गैसियस स्टेट में आपने पढ़ रखा है, ये वीक फोर्सेस हो। तो एसीटोन और एसीटोन के बीच में जो डेवलप होंगे वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ये लंदन फोर्सेस हैं और ये वेरी वीक होते हैं। अच्छा, अगर क्लोरोफॉर्म हो तो क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के दो मॉलिक्यूल कौन से फोर्सेस डेवलप करेंगे, जरा क्लोरोफॉर्म को बना के देखिए। एक बनेगा Cl3 और H। इस कार्बन पे पार्शियल निगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सारे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से अपनी तरफ खींचेगा, डाइपोल बन गया। यहां पर भी क्या हो जाएगा, CCl3H, मतलब इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। इनके मध्य डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बनेंगे जो वीक होते हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और ये स्वयं में वेरी वीक होते हैं। ठीक है, ए और बी मैंने बता दिया। अब ए बी मतलब अगर एक एसीटोन का मॉलिक्यूल एक क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल के साथ मिले तो क्या करे, ध्यान दीजिए। ये एसीटोन और ये क्लोरोफॉर्म। मैं इस प्लस को यहां से हटा लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहीं पर आपको ये हाइड्रोजन CCl3 की वजह से बहुत ज्यादा पार्शियल निगेटिव अटेन कर चुकी है, 3 क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन खींचे। तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव है और इस पर पार्शियल निगेटिव। पार्शियल क्या, अच्छा खासा पार्शियल आ चुका है, बढ़िया पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप हो चुका है, इस पर बढ़िया निगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। और यहाँ पे तो आप जानते ही पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। इसका मतलब ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ी है उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो चुकी। क्यों, 3 क्लोरीन लगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। अगर किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन जुड़ी हुई हो
तो वो ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन के साथ क्या बनाती है? H बॉन्डिंग। और H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो क्या निगेटिव डेविएशन नहीं हो गया? क्या ए और बी के बीच लगने वाले फोर्सेस कमजोर हैं, जबकि ए और बी के बीच लगने वाले फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग हैं। ये दोनों फोर्सेस कैसे थे? वेरी वीक। और ए और बी के बीच लगने वाले फोर्सेस क्या हो गए? वेरी स्ट्रॉन्ग। जब इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस काम कर रहे हैं तो क्या वेपर प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा? हाँ, अगर ऐसा हो गया तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो ये निगेटिव डेविएशन का एक और बहुत प्यारा एग्जांपल है जो कि मैंने आप लोगों को समझाया। ये बात हमने यहाँ पे कर ली बेटा, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। चलिए आगे बढ़ते। अब हम सॉल्यूशन के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट पर आने वाले हैं, जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हिंदी में कहते हैं अणुसंख्य। थोड़ा स्पेलिंग देखना बेटा हिंदी की स्पेलिंग्स में मेरा थोड़ा दिक्कत है। अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करता। जरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में लिखेंगे। दोज प्रॉपर्टीज which depends upon the number of particles of solute are known as colligative properties या डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज। वे गुणधर्म जो विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। वे गुणधर्म जो विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करते हैं, उनमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। बेटा इसको साइंटिस्ट ने 4 पार्ट्स में डिवाइड। नंबर पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, छोटे में कहते हैं RLBP। नंबर दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। नंबर तीसरा कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
हिमांक का अवनमन, इसको कह सकते हैं ईबीपी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको कह सकते हैं डीएफपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको ओपी कहते हैं और हिंदी में परासरण दाब कहते हैं। ये चार हमारे पास अणुसंख्य गुण या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमको पढ़। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। याद हो तो ये राउल्ट का नियम है, जब विलेय अवाष्पशील, द राउल्ट्स लॉ इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ये तो हम पढ़ चुके। RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम पहले ही पढ़ चुके। याद दिलाता हूं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। ये फॉर्मूला हम लोगों ने, इसमें मैंने आपको कहा था P0 माइनस PS अपॉन P0 को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अंग्रेजी वाले बच्चे अब पढ़ेंगे RLV, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो NB अपॉन Na प्लस NB के बराबर है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। इसी को हम लोगों ने मॉडर्न फॉर्म भी कहा था, मॉडर्न फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ। मॉडर्न फॉर्म ऑफ राउल्ट लॉ के लिए हमने कहा था राउल्ट के नियम का आधुनिक स्वरूप। उसमें मैंने आपको बताया था P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू NB बाई N। लेकिन मैंने यहां पर आपसे एक बात कही थी कि P0 माइनस PS अपॉन PS को RLVP नहीं कहा जाए। RLVP तो इसी को कहा जाए, ये जो पार्ट है इस पार्ट का नाम ही RLVP या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा। हाँ, आपको P0 और PS के अलग अलग मान दिए गए हैं तो आप मॉडर्न फॉर्म ऑफ राउल्ट लॉ यहाँ इस्तेमाल कर लो। लेकिन अगर आपको ये कहा गया है कि किसी विलयन का RLVP, किसी विलयन का RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिया गया है, तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा P0 माइनस PS अपॉन P0। क्या ये फॉर्मूला ठीक इसी तरीके से जैसे बताया गया था वैसे ही कार्य करेगा? नहीं बेटा, वैसे कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूट हैं उसमें दो पार्ट हैं। एक सॉल्यूट को हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर कोई सॉल्यूट, कोई विलेय वैद्युत अपघट्य है या इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका आयनाइजेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब इससे पहले कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ें, हम लोगों को आयनाइजेशन के बारे में पढ़ लेना चाहिए। तो हम लोग जो नया टॉपिक इसी में शुरू करेंगे उसका नाम है वॉन हॉफ फैक्टर। वॉन हॉफ नाम के साइंटिस्ट ने वॉन हॉफ फैक्टर द्वारा हम लोगों को यह समझाया कि कहां कहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गड़बड़ कर सकती है।